को, अमेठी में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को इकट्ठा करके एक प्रेक्षागृह का स्थान निश्चय कर लें। इनके जो भी काम है सिर्फ कागज पर है, बाकी कुछ नहीं है। जी, एक गांव भी इन्होंने गोद लिया था। वो गांव भी, मैंने उसकी भी तस्वीरें देखी हैं। आपने कभी जाके देखा कि उन्होंने? मैं तो अमेठी का हूँ, मैं तो जाकर देखा हूँ। मैं तो अमेठी का हर नागरिक को समझता हूँ कि उसकी पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं। और राहुल जी, प्रियंका जी अमेठी के दर्द को समझते हैं। बचपन से लेकर के अजवानी तक यहाँ जो है वो टहल रहे हैं और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं। और रही बात जो गोद लेने की आपकी कह रही हैं, आदम गोंडवी का शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो बस उनका विकास जो है वो सिर्फ इसी एक शेर पे टिका है अमेठी में। और इस बार अमेठी की जनता पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, यहाँ अमेठी में चुनाव अमेठी की जनता लड़ रही है। और मैं दावा करता हूँ कि जिस दिन 20 मई को वोटिंग होगी, अमेठी में 100 बूथ ऐसे हैं जहां की भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लेने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जिस दिन से चुनाव प्रचार गांव-गांव, डोर टू डोर प्रचार होने लगेगा, कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जहां भाजपाई घुसने नहीं पाएंगे गांवों में। ये मेरा दावा है। जी, तो आप इसका इंतजार कर रहे हैं? जी, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। कल दाखिला होगा, हम लोग नामांकन की तैयारियों में हैं, गाजे बाजे के साथ हम लोग नामांकन करेंगे। कल अमेठी की जितनी भी सड़कें हैं 10-20 किलोमीटर के आसपास, कहीं जो है पांव रखने के लिए आपको जमीन नहीं मिलेगी, ऐसा हुजूम उमड़ेगा अमेठी में। तो ये युवा भी हैं और जाहिर सी बात है अमेठी के वोटर्स हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। और आप ये देखें कि ये अपना जो इनके जज्बात हैं उनको पहुंचा रहे हैं और इनको इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी आज रात यहां पर पहुंच जाएंगे और कल नामांकन उनका वो भरेंगे और जो पर्चा है वो भी उनके नाम का खरीद लिया गया है। सर मित्रा जी। जी बुशरा, बिल्कुल वहां जमीन से रिपोर्टिंग कर रही हैं और बहुत दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। अभी आपने जिनसे बात की उन्होंने ये बताया कि कल राहुल गांधी पहुंचेंगे तो जमीन बिल्कुल नहीं मिलेगी, पैर धरने की जमीन नहीं मिलेगी, इतना खचाखच कल अमेठी का माहौल होने वाला है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है। आपको बता दें कि हमारे दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि अमेठी और रायबरेली, इन 2 सीटों पर, खासकर अमेठी पर बहुत ज्यादा इस समय गहमा-गहमी तेज है, क्योंकि कल से ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की बैठक में ये तय हो गया है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक नाम कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। जयराम रमेश कल वो आए, प्रेस के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने ये कहा कि कोई डरा हुआ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये माहौल लगातार बना रही है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं। एक जबरदस्ती का एक नैरेटिव यहाँ पर बीजेपी सेट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जो असल में उसके डर को दिखा रहा है। बुशरा, आपने वहां जब लोगों से बात की तो क्या आपको वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर डरी हुई है? क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक परिवार जन के नाते उनको बहुत चाहते हैं, पिछले बार हराया, इस बात का उनको दुख भी है, लेकिन ये भी है कि हाँ, परिवार के लोग थे, नाराजगी हो गई थी। लेकिन बीजेपी से इस समय जैसी नाराजगी दिख रही है और पिछले बार राहुल की हार में जो नाराजगी थी, उसमें क्या फर्क आप महसूस कर पा रही हैं जब आपने वहां लोगों से बात की? क्या एक बीजेपी से जो नाराजगी है वो बिल्कुल इस तरह वाली है कि बस आप 5 साल हमने आपको दे दिए, बहुत हो गया, अब आप जाइए? और क्या राहुल गांधी से नाराजगी इस तरह की थी कि सबक सिखाने वाली कि देखो भैया, हमको थोड़ी बहुत तकलीफें थी, इसलिए हमने आपको हराया, लेकिन अब आप वापस आ जाओ, अब हम आपसे नाराज नहीं हैं और आप भी हमसे मत रूठो? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर एक वहां जबरदस्त, एक जिसको बोलना चाहिए बहुत उत्साह बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या कहेंगे बुशरा, वहां पर बीजेपी से लोगों की जो नाराजगी है वो किस किस्म की आपको नजर आ रही है? जी, बीजेपी से नाराजगी और जो राहुल गांधी से थी 2019 में, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लोग कहते हैं कि अगर आप परिवार जो होता है, अगर उसमें आपकी बेटे से कोई नाराजगी है या तो उसको आप, हो सकता है कुछ दिन के लिए आप उसको घर से भी बाहर निकाल देते हैं ताकि उसको ठीक कर सकें। वो हमारे परिवार के लोग हैं और हमारी उनसे नाराजगी थी। हमने उन्हें सोचा कि क्यों ना एक बार उनको सबक, वर्ड का तो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं कि सबक सिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं
उनका था कि एक बदलाव किया जाए ताकि उनको ये लगे कि जो उनसे नाराजगी है या फिर जो कुछ काम उनसे करवाना चाहते थे और जो छूट गए वो करवा सके। लेकिन उनको अब ये एहसास है कि जिस उम्मीद से उन्होंने ये किया था वो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया जब स्मृति ईरानी सांसद के रूप में उनके सामने आई। उनका कहना है कि जो हमें दिया गया था वो भी हमसे छीन लिया गया, कुछ नया देने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से भी लोग परेशान हैं। यहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है, आम वोटर भी खुलकर नहीं बोलता है। उसका कहना है कि उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, कैमरा बंद होता है तो वो बताते हैं कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं, लेकिन कैमरा खुलते ही या तो वो खामोश हो जाते हैं या कुछ और ही बोलने लगते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। न सिर्फ नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बल्कि आम जो कार्यकर्ता हैं या आम जो जनता है उन तक को भी डराने धमकाने का सिलसिला है। यहाँ पर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब आप बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ आतंक मचाया हुआ है। और मैं इस घटना को बार बार कह रही हूं कि अब से मंडे के दिन, सोमवार के दिन जब यहाँ पर रोड शो था स्मृति ईरानी का, तब इसी कार्यालय में के सामने से आगे से वो रोड शो निकल रहा था और उसी वक्त 40 से 45 बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर में घुसते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की जाती है। तो ये स्थिति आ गई है कि सिर्फ एक रोड शो निकल रहा है, उस रोड शो में शामिल उसको देखने के लिए कार्यकर्ता खड़े हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। लोग बेपनाह नाराज हैं। नाराजगी स्मृति ईरानी से है, नाराजगी मोदी सरकार से भी है, बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से ऊपर यहाँ पर कौन कैंडिडेट होगा ये इस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जबकि पूरी धुंध जो है पूरी तरीके से छट गया है और कल ही हमने बता दिया था कि राहुल गांधी यहाँ से नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं। आज रात वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनके नाम का पर्चा खरीद लिया गया है और वो कल अपना नामांकन भरेंगे। अब बस इंतजार थोड़ा सा ये है कि क्या प्रियंका गांधी जो लखनऊ पहुंचने वाली हैं वो क्या अमेठी से राहुल गांधी का पर्चा भरवाने के बाद क्या वो फिर रायबरेली जाएंगी और क्या वहां जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसको लेकर अभी बस हमें थोड़ा सा इंतजार है और ये इंतजार मुझे लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में ये इंतजार भी जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे का वक्त कहा गया था कि जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया जाएगा कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ने जा रहा है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का सिर्फ इंतजार है। हालांकि ये बिल्कुल साफ है, एकदम आईने की तरह, पानी की तरह कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बस रायबरेली को लेकर थोड़ा बहुत सस्पेंस रह गया है, वो भी मुझे लग रहा है अब से कुछ देर में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, कुछ देर में सस्पेंस खत्म होगा। हालांकि डीवी लाइव पर हमने कल ही इस सस्पेंस को खत्म एक तरह से कर ही दिया था, क्योंकि कांग्रेस की बैठक से आपको ये खबर मिली थी बुशरा की राहुल गांधी ही ऑफिशियल कैंडिडेट हैं अमेठी से। हालांकि जयराम रमेश ने कल फिर आकर कहा कि हम 24 घंटे के अंदर इसकी घोषणा कर देंगे, 24 से 30 घंटे के अंदर, और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया हुआ है कि आप अध्यक्ष हैं, आप तय करिए, आप जिसे चाहें उसे वो कैंडिडेट घोषित करें। हालांकि अमेठी के लोगों की मांग यही है कि यहां से राहुल गांधी लड़े, और रायबरेली को लेकर भी चर्चा तेज है कि प्रियंका गांधी को वहां से लड़ना चाहिए। हालांकि ये कल से चल रहा है कि प्रियंका गांधी शायद न लड़े और उनकी जगह दूसरे नाम आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो डर की बात मैंने कही, अमरेंदु जी आपसे भी इस बात का जवाब चाहूंगी कि डर की बात जो बीजेपी जबरदस्ती एक फैला रही है, क्योंकि एक बार बस उसने चुनाव हरा दिया पिछले बार स्मृति ईरानी ने, तो उस बात को ऐसा बताया जा रहा है जैसे राहुल गांधी को हराकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन एक तो ये बात है कि वो तो मोदी लहर में जीत गई। दूसरी बात यह कि अगर डर की बात है तो क्या बीजेपी पर यही बात लागू नहीं होती, क्योंकि रायबरेली से बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि अब डर किसको लग रहा है, क्या बीजेपी डरी हुई है? क्योंकि अमेठी से एक वीडियो अभी सामने आया जिसमें लोग बाकायदा शपथ लेते हुए ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, हम अमेठी के वासी ये शपथ ले रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो आया है, उस वीडियो को हम पहले देख लेते हैं अमरेंदु जी, फिर उसके बाद आपसे इस बात का जवाब चाहूंगी। हम सब
हम सब अमेठी वासी अमेठी की जनता को साक्षी मानकर यह शपथ लेते हैं कि जिस बीजेपी सरकार ने हमसे हमारी ट्रिपल आईटी छीनी, हमसे हमारा फुटपाथ छीना, हमसे हमारा मेगा फुटपाथ छीना, हमसे हमारा ऊंचा हार रेलवे लाइन छीनी, हमसे हमारी ऊंचा हार रेलवे लाइन छीनी, और हमसे विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं कांग्रेस द्वारा हमें प्राप्त हुई छीनी, हमसे विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं कांग्रेस द्वारा प्राप्त थी वो छीनी, हमारी ट्रेनें छीनी, हमारे सुख सुविधाओं का हमारे अस्पताल को बंद कराया, हमारे सुख सुविधाओं को हमारे अस्पताल को बंद कराया। ऐसी बीजेपी सरकार को 2024 में हम उखाड़ फेंकेंगे तथा कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाएंगे और हम सबके जनप्रिय नेता राहुल गांधी को अमेठी से सांसद बनाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। जय हिंद और जय कांग्रेस के साथ ये शपथ ली जा रही है। हालांकि शपथ में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ का है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो चल रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये अमेठी के भादर ब्लॉक का है और वहां संकल्प ज्योति यात्रा निकाली जा रही और वहां पर लोगों ने इस तरह की शपथ ली। इतना तो समझ में आ रहा है कि अमेठी के लोग ही हैं जो ये शपथ ले रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी को ही यहाँ से सांसद बनाएंगे। और बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी है उसके कारण भी यहाँ दिख गए कि ट्रिपल आईटी नहीं बना, अस्पताल बंद करा दिया, सुख सुविधाएं नहीं मिली। और बुशरा अभी जिन लोगों से बात कर रही थी वो ये बोल रहे हैं कि हमको यहाँ प्रेक्षागृह चाहिए था, यानी एक ऑडिटोरियम चाहिए था, वो भी स्मृति ईरानी ने नहीं बनाया। बहुत सारी बातें उनकी नहीं मानी और जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए। शक्कर वाला वादा तो वो सबसे बढ़कर है कि हम 13 रुपए किलो की चीनी देंगे, जो वो चीनी अभी नहीं मिल रही लोगों को, न गैस सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। तो अमलेंदु जी, यहाँ पर डर जो है क्या बीजेपी को लगना चाहिए? लगना नहीं चाहिए, बीजेपी डरी हुई लग रही है। और ये वीडियो जो है ये कांग्रेस के एमएलसी रहे हैं दीपक सिंह, उन्होंने भी इसको पोस्ट किया है। तो ये वीडियो असली है, इसका मतलब ये समझा जा सकता है क्योंकि उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया गया है। तो ये वीडियो असली है और अमेठी का ही है। तो कुल मिलाकर की जिस तरीके की परिस्थितियां अमेठी में बन रही हैं, पूरे देश में बन रही हैं, अमेठी में क्या बल्कि पूरे देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। और आप देखिए कि समिता जी सिर्फ अमेठी के लोग ही नहीं, मतलब वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बोल नहीं गड़बड़ा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके भी बोल बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के बोल गड़बड़ाने का जो है वो सब समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो डर बैठ गया है। प्रधानमंत्री जहां अभी तक सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, बता रहे हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने देंगे। तो भाई मुसलमानों को आरक्षण वैसे भी संविधान में नहीं है, तो आप क्या नहीं मिलने देंगे? तो बाकी आप ही बात करते थे कि हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये सारी बातें आप करते थे। तो आप बताइए आपकी क्या पॉलिसी है? कुल मिला के समिता जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस समय बदहवास नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमेठी से ग्राउंड की रिपोर्ट बुशरा जी कर रही हैं और वो बता रही हैं, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि स्मृति ईरानी जो है वो भी बदहवास वहाँ हो चुकी हैं अमेठी में। दूसरा ये है कि अमेठी के लोगों को एक प्रायश्चित करने का मौका शायद मिल रहा है और वो अमेठी के लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, उन्होंने उसको जो है वो हराने का 2019 में काम किया था, तो वो प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अमेठी के लोग जो है शायद इस अहद के साथ जो है वो वोट करने जा रहे हैं कि उनको जो है सिर्फ वहाँ का सांसद नहीं बल्कि देश का जो है आने वाला प्रधानमंत्री जो है वो भी उनको चुनना है, जो कि 4 जून के बाद देश का प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो वोट करने वहाँ जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है जिस तरीके का उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा है समिता जी, वो साफ बताता है कि अमेठी के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और स्मृति ईरानी का जिस तरीके से अभी तक बयानात आते रहे और जनता वहाँ जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है उनकी बातों को लेकर के, हालांकि बहुत डर है, ये बुशरा जी जिस तरीके से बता रही हैं, डर पैदा किया जा रहा है। और ये डर जो है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ उस तरीके का डर पैदा किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी डर की राजनीति कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से कहा था कि डरो मत, तो वो डरो मत भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सामने आकर के बातें कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से चुनौती साफ तौर पे देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। तो चूंकि इस समय तक ये बीजेपी का पूरा कारोबार जो है वो डर पे केंद्रित है, अगर डर खत्म हो जाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो ये जो है डर खत्म होना जो शुरू हुआ है, तो ये बीजेपी के खत्म होने की बात भी समझी जा सकती है कि चूंकि डर खत्म हो रहा है तो बीजेपी खत्म हो रही है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो बदहवासी नजर आ रही है वो भी इसलिए नजर आ रही है चूंकि बीजेपी का और प्रधानमंत्री का डर जो है वो लोगों के मन से अब निकल रहा है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देश की जनता को डरा करके रखा गया, तमाम राजनीतिक दलों को डरा करके रखा गया, वो राहुल गांधी की यात्राओं ने उस डर को तोड़ दिया है एक तरीके से, और उसका असर जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और अमेठी के लोग भी जो है वो ये प्रायश्चित करने को तैयार हैं कि जो गलती तो उनसे 2019 में हो गई थी, वो गलती अब जो उसका वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार दिख रहे हैं समिता जी, जिस तरीके की ज़मीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं।
बिल्कुल, अमेठी के लोग प्रायश्चित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्हें ये लग रहा है कि बस अब राहुल गांधी आ जाएं, यहाँ से नामांकन भरें। बुशरा, आप बता रही हैं कि उनका नाम बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों से वहां आपकी बातचीत हुई। और खबर ये भी है कि राहुल गांधी के वकील केसी कौशिक अपने बेटे के साथ वहां पहुंच चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि कल राहुल गांधी ही नामांकन करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो बिल्कुल लगभग पुष्ट खबर है ही, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां और वहां पर जैसे सारा कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह से रंग-रोगन हो चुका, या वहां पर भीड़ जैसी है, या आम लोगों की भी जो बातचीत है, क्योंकि जनता जो है वो सबसे पहले नब्ज टटोल लेती है कि हो क्या रहा है। कांग्रेस की बैठक में चाहे जो भी बातें हुई हो, लेकिन जनता को उसकी भनक बिल्कुल लग जाती है। इस बीच बुशरा, बसपा ने भी वहां से अपना प्रत्याशी तो खड़ा किया है अमेठी से, लेकिन क्या इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा, या केवल स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच ही असली मुकाबला होगा? क्योंकि सपा तो वैसे भी अमेठी और रायबरेली में उसका हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि वो कांग्रेस के लिए जगह खाली रखती थी, लेकिन इस बार तो खास तौर पर गठबंधन में है कांग्रेस और सपा। और ये बताया जा रहा था कि पिछले महीने जब राहुल और अखिलेश की बैठक, उन लोगों की एक रैली साथ में हुई थी, तो राहुल ने वहां पे समाजवादी पार्टी के एक नेता का ये कहना है, ये खबर है कि उन्होंने ये बातचीत सुनी थी कि राहुल गांधी ने अखिलेश से पूछा था कि क्या मुझे अमेठी आना चाहिए, और अखिलेश का इस पर जवाब था कि हाँ, आपको बिल्कुल अमेठी आना चाहिए, क्योंकि वहां आपके लिए ही माहौल है और आपको ग्राउंड पर भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये अखिलेश यादव का अनुमान था। तो क्या आपकी वहां पर सपा के लोगों से भी बातचीत हुई है, और बसपा को लेकर वहां पर क्या माहौल है? क्या वहां पर कोई त्रिकोणीय स्थिति बनती दिख रही है, या केवल कांग्रेस ही कांग्रेस की लहर है इस बार? जी बिल्कुल, जो आपने लास्ट लाइन बोली है उसी को मैं दोहराऊंगी कि सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस की लहर है यहाँ पर। जहां कहीं भी आप जाएं, लोगों से आप बात करें, एक अलग तरह का गुस्सा जो है वो लोगों में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के जिले के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और सब लोगों का ये कहना है कि हमें बहुत पहले ये निर्देश दे दिया गया है कि यहाँ पर अब तो ये कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, कि कोई भी कैंडिडेट हो, आपको पूरा अपना दम खम लगाकर आपको उसको लड़ाना है। तो यहां पर जो इंडिया गठबंधन, हालांकि आम आदमी पार्टी का कहें तो बहुत उसका कोई जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, और अमेठी में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि साथ में खड़े रहने वाली जो बात है, एक मैसेज जो देने वाली बात है, वो मैसेज देने की जो कोशिश है वो यहां से की गई है। जिस तरह से अभी आपने बताया, और मैं लगातार बता रही हूं कि जो केसी कौशिक हैं वो यहां पर पहुंचे थे अपने बेटे के साथ, और यहीं जहां मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वहां पर उन्होंने मीटिंग भी ली है। काफी देर तक वो मीटिंग रही, और जो केएल शर्मा है उनसे तो आपने एक्सक्लूसिव बातचीत अभी डीबी लाइव पर सुनी होगी जो मैंने उनके साथ की थी। और वो मेरे जो राइट हैंड पर जो कमरा है, जो दफ्तर है, वहां पर वो मौजूद थे, वहां उन्होंने मीटिंग ली। दोनों जब मीटिंग्स जब खत्म हुई तो केएल शर्मा फिर केसी कौशिक जो हैं वो उनके पास आए, और वहां पर जाकर उनके साथ उन्होंने मीटिंग ली। यानी कि आप ये समझिए कि केएल शर्मा, जो कि लगभग 41 साल से उनका खुद कहना था कि वो गांधी परिवार के साथ हैं, वो 3 दिन से जब से यहां पर थे तब से ही तस्वीर लगभग साफ होनी शुरू हो गई थी कि यहां से आएगा तो कोई गांधी परिवार से ही। और कल हमने बता ही दिया था कि राहुल गांधी ही यहां से नामांकन बनने जा रहे हैं। हमसे बातचीत में भी केएल शर्मा उन्होंने कहा कि दोनों जगह से कोई गांधी परिवार का ही आएगा। जाहिर सी बात है वो भी अभी वेट ही कर रहे हैं, या उन्हें पता है और वो कहना नहीं चाहते हैं मीडिया के सामने। और केसी कौशिक यहां पर आए, उन्होंने जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं नॉमिनेशन की, जो लगातार गांधी परिवार का वो नॉमिनेशन कराते रहे हैं, वो नॉमिनेशन की तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उन्होंने पूरी की हैं, और राहुल के नाम का जो पर्चा है नॉमिनेशन का वो खरीद लिया गया है। अब इससे ज्यादा तो और कुछ रह नहीं गया है। यहाँ पर वो डाउनलोड करना और उनके नाम का पर्चा खरीदना, तमाम फॉर्मेलिटीज करना, केसी कौशिक का यहाँ होना, केएल शर्मा का यहाँ पर होना, ये सब कुछ पूरे तरीके से अब कहने की कोई जरूरत नहीं रह गई है कि राहुल गांधी यहाँ से कल अपना नामांकन भरेंगे। ये भी लगभग पुष्ट खबर है कि राहुल गांधी आज रात को यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और प्रियंका गांधी कल सुबह लखनऊ पहुंचेंगे, और बाय रोड फिर वो यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ से अमेठी से रायबरेली की दूरी लगभग 1.5-2 घंटे की है, और यहां से नामांकन दाखिल करने के बाद रायबरेली जाया जाएगा, और रायबरेली में किसका नामांकन होगा वो अभी अब से कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि वहां से प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगी या फिर कोई सरप्राइज है। लेकिन मुझे लगता है, और जिस तरह की बातें लगातार मेरी हो रही हैं,
और जो केएल शर्मा ने कहा कि कोई गांधी परिवार का ही होगा, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के नाम पर ही मोहर लग गई है, कि लगातार कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि चाहे आप स्विच कर ले, चाहे अमेठी से आप प्रियंका गांधी को लड़ा दें या रायबरेली से आप राहुल गांधी को लड़ा दें, लेकिन आना कोई गांधी परिवार का ही चाहिए और उसके अलावा और कोई नहीं। यहां पर कार्यकर्ता भावुक होते हुए नजर आए। यहां कार्यकर्ताओं से ज्यादा अगर आम जनता की मैं बात करूं तो आम जनता भी लगातार ये मांग करती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि जो ख्याति हमें मिली हुई थी, जो हम न सिर्फ देश बल्कि विदेश में जाने जाते थे कि अच्छा वो अमेठी, वो रायबरेली जहां से गांधी परिवार लड़ता रहा है, वो इन 5 सालों में हमसे छीन ली गई। हमें वो वापस चाहिए, हमें अपने वो पुराने दिन वापस चाहिए, हमें ये नए दिन नहीं चाहिए। और बेरोजगारी, महंगाई इससे तो त्रस्त है ही, लेकिन यहाँ पर पूरी एक दलित और एक मुस्लिम बस्ती में मैं यहाँ पर गई थी, वहां गंदगी का जो हाल था, जिस तरह की स्थितियां थी, और जो वहां पर टूटे हुए मैंने जो घर देखे, जो खाली सिलेंडर मैंने वहां पर देखे, वो साफ तौर पर ये बताता है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान, जिसको लेकर एक दिन जिस तरह की नौटंकी की जाती है, वो धरातल पर उसकी पूरी तरीके से कलई खुलती हुई नजर आती है। और मैं किसी गांव की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि मेन अमेठी में इस तरह की कॉलोनी में मैं गई हूं, जहां पर एक शख्स ये कहता हुआ नजर आया और मैं भी उसको सुनकर भावुक हो गई कि मुझे ये चूज करना पड़ता है कि मैं अपने बच्चे के लिए दवाई खरीदूं या फिर सिलेंडर खरीदूं। और मैंने 11 महीने पैसे जोड़े थे, 11 महीने पैसे जोड़ने के बाद एक सिलेंडर में खरीद पाया था। और वो घर अब से कुछ देर में जब हम रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो घर भी आप देखेंगे और उसमें आप देखिएगा कि क्या स्थिति है वहां के घरों की और किस तरह के घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। 80 करोड़ लोगों का कहना है कि 80 करोड़ गरीबों को राशन देने की बात करते हैं, 5 किलो राशन देकर वो हमारे वोट को नहीं खरीद सकते हैं। इस तरह इस बार बदलाव की बयार है और हम बदलाव कर ही मानेंगे। बिल्कुल बुशरा, बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं वहां, क्योंकि जमीन पर जाकर इस तरह की सच्चाई दिखाना, जिस सच्चाई को अमूमन छुपा लिया जाता है। स्मृति ईरानी का सिलेंडर को लेकर बैठना, धरना देना, चिल्लाना उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो तस्वीरें तो बहुत वायरल हुई। लेकिन ऐसी खबरें शायद ही कभी निकले कि एक पिता को ये विकल्प उसके सामने रहे कि वो दवाई खरीदे बेटे के लिए या कि सिलेंडर खरीदे। बहुत गंभीर स्थितियां, और मेरा ख्याल है कि ऐसी परिस्थितियां देश के लाखों करोड़ों गरीबों के सामने हैं और उन्हीं गरीबों की आवाज इस समय राहुल गांधी उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही हैं। और आप बता रही हैं जिस तरह का माहौल है, क्योंकि अमेठी में जब अब ये तय हो गया है, राहुल गांधी के वकील वहां पहुंच चुके हैं, उनके नाम का पर्चा वहां पे खरीदा जा चुका है। गांधी परिवार के जो सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि रहे हैं केएल शर्मा, उनसे जब आपने बात की तो इन सब के बाद कुछ अब केवल ये है कि एक औपचारिकता निभाना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से 2 नाम निकले कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी। बस इस औपचारिकता की देर है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कल यानी 3 मई का दिन बहुत बड़ा रहेगा कांग्रेस के लिए। और मुझे याद आता है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग मुझे ठीक करिएगा, कि 3 मई को ही एक बार पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट आने थे तो ये बोला जा रहा था कि 3 मई भाजपा गई, क्योंकि तब टीएमसी वहां पर ममता बनर्जी ने जोरदार जीत हासिल की थी। और मुझे लगता है कि कल फिर 3 मई की तारीख, क्या अमलेंदु जी आपको ऐसा लग रहा है कि 3 मई भाजपा गई कम से कम अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश से? क्या लगता है अमलेंदु जी आपको? जब गए थे वहाँ पश्चिम बंगाल में तो वहाँ उन्होंने कहा था कि 2 मई दीदी गई। अब वो नारा जगह जगह लगने लगा है। और अखिलेश यादव जो थे कल जसवंत नगर में थे, वो भी कह रहे थे कि 1 मई है, इसको याद रखना, इनका इलाज ठीक से कर दिया जाएगा और चाचा इनका ठीक से इलाज करेंगे। तो अब ये जो है मई जो है वो देखिए समिता जी, बड़ी मजे की बात ये है कि मई से चुनाव जून में इसीलिए ले जाया गया ताकि ये नारा ना लगने पाए कि फला मई और बीजेपी गई। लेकिन नारे तो और भी बन सकते हैं, जून को लेकर के भी बन सकते हैं कि 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी बीजेपी को, ये भी नारे बन सकते हैं। तो नारे तो बनते रहते हैं, नारे बिगड़ते रहते हैं, लेकिन नारे लौट करके जो नरेंद्र मोदी जो चीज़ें गढ़ते हैं वो आकर के नरेंद्र मोदी पे ही इस तरीके से वार करेंगे, ये अब जो देखने को मिल रहा है। कुल मिला के समिता जी, ये नरेंद्र मोदी का जो एक तरीके से कहा जाए जो स्टारडम था वो जिस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये उसकी तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी का अब ब्रांड खत्म हो चुका है और राहुल गांधी के ब्रांड ने ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी के ब्रांड को जो है वो
धूल चढ़ा दी है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। क्योंकि वही सारे नारे जो है लौट लौट करके अब बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके के नारे बीजेपी ने दिए थे। अब कहा कि वो 400 पार, तो वो आ गया कि अब की बार बीजेपी की 400 पे हार, फिर आ गया उद्धव ठाकरे ने नारा दे दिया अब की बार बीजेपी तली पार। तो इस तरीके के जो नारे बीजेपी ने गढ़े थे और उन नारों को जिस तरीके से उसके साथ छल किया था, वो नारे पलट करके बीजेपी को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर संयुक्ता जी स्थिति यही है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आती है। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें करने लगे, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक सज्जन लिख रहे थे कि मोदी जी मेरे पास 2 कच्चे हैं, क्या चुनाव के बाद एक कच्चा कांग्रेस ले लेगी? अब इस तरीके की बातें होने लग जाए, आप समझ लीजिए किस तरीके से अब नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहे हैं, उपहास का पात्र जो है वो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अभी तक लोग जो थे वो बोलने से बचते थे, लगता था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, शायद कुछ बात कह रहे होंगे उसमें कुछ होगा। बहुत से लोगों को ये भी यकीन होता था कि नाले की गैस से चाय बन जाएगी और राडार जो है वो बादलों में जहाँ छिप जाएगा तो राडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। इस तरीके बहुत लोगों को होने लगा था कि शायद हो सकता है मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर अकेली एक डिग्री उन्हीं के पास है पॉलिटिकल एंड साइंस की, दुनिया में किसी और के पास तो डिग्री है नहीं, तो इनके पास ये अनोखी डिग्री है, तो हो सकता है शायद कुछ ज़्यादा विद्वान हो, तो विद्वान अपनी विद्वता की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि ये हार की हताशा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये समझ में आ रही है कि उनको लग गया है कि पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें बुरी तरीके से बीजेपी पिछड़ गई है और आगे आने वाला समय जो है वो है। दूसरा संयुक्ता जी जिस तरीके से नई नई चीज़ें आकर के बीजेपी के गले में फंस रही हैं, अब जो प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला हुआ है उसने आकर के तो बुरी तरीके से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को घेर लिया है। चूंकि ये अब ये बातें सामने आ रही हैं कि ये जानकारी नरेंद्र मोदी को पहले से थी और बीजेपी को जानकारी पहले से थी कि इस तरह की कोई घटना है और इस तरीके की कोई सीडी या कोई पेन ड्राइव है जिस ये मामला है। और इसके बाद भी अगर आपने उस व्यक्ति के साथ गठबंधन किया और आपने जाकर के उसको वोट मांगा और आपने कहा कि इसको गया हुआ एक वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं। अभी देख रहा हूँ शिवमोगा जो कर्नाटक में है, वहाँ राहुल गांधी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने इसको लेकर के ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार किया है और HD देवगौड़ा के ऊपर, मतलब दोनों दलों की जो गठबंधन है उसके ऊपर वहाँ प्रहार किया है। तो कुल मिला के संयुक्ता जी जिस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से एकदम बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े ही एक तरीके से कहा जाए कि वो उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, वो ये साफ बताने लगा है कि प्रधानमंत्री को भी बात समझ में आ गई है कि सत्ता उनके हाथ से चली गई है और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जनता भी संयुक्ता जी अब जो है वो हिसाब किताब चुकता करना चाहती है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के अब चीज़ें आ रही हैं संयुक्ता जी, जो आके खुली हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि ये मामला जो खुला है वैक्सीन का, वो जाकर के यूके में खुला, क्योंकि वो एस्ट्राजेनेका जो है यूके की कंपनी है और उसी के फार्मूले पे यहाँ जो है वो कोविशील्ड बनी थी। ये कोविशील्ड वही है जिससे प्रधानमंत्री से वो जो इसके मालिक जो थे वो जाकर के मिले थे और उसके बाद जो था वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदा, वो बीजेपी को पैसा गया। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए जिस समय वैक्सीन आई थी संयुक्ता जी, उस समय भी सवाल उठे थे कि कोई भी वैक्सीन की जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कम से कम 18 महीने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जाकर के वो वैक्सीन जो अस्तित्व में आती है। क्योंकि पहले वो जानवरों पे उसका परीक्षण किया जाता है, पहले उसका, फिर उसके बाद फिर मनुष्यों पर उसका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद होती है। ये परीक्षण ना जानवरों पर किया गया और मनुष्यों पर भी इसका कोई परीक्षण किसी तरीके का नहीं किया गया और ये सीधी लाकर ये वैक्सीन दे दी गई। और अब ये सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस लगातार इसको कह रही है कि भाई आपने पहले वैक्सीन का जो प्रमाण पत्र था उस पर नरेंद्र मोदी की फोटो होती थी और अब वो फोटो उस पर से गायब हो गई है। तो ये और इसी वैक्सीन को लेकर के संयुक्ता जी ब्राजील में मुकदमा चल रहा है कि कोविशील्ड ने जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को प्रति एक वैक्सीन $1 की जो रिश्वत दी, ये वहाँ मुकदमा चल रहा है। इस तरह की खबरें भी लगातार मीडिया में आई हैं। तो ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा घपला घोटाला था। जिन बिल गेट्स के साथ में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है और उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ और प्रधानमंत्री ने बताया कि यहाँ तो जो आई वो बच्चा बोलता है, जिस तरीके से उन बिल गेट्स को लेकर के खबरें ये चली संयुक्ता जी कि बिल गेट्स का फाउंडेशन जो है वो दुनिया के अंदर आबादी को कम करने की एक मुहिम पे काम कर रहा है और उसके तहत जो है ये वैक्सीन को लेकर के बहुत सी तैयारियां हुई थी। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक जो था उनका कोई बयान आया था, उसको लेकर के कुछ था कि वो किसी का बयान था वहाँ। हालांकि बाद में उसने यूनिवर्सिटी ने उसका खंडन कर दिया था कि इस तरह की बात नहीं थी, मतलब ये वहाँ पहले घोषणा कर दी थी कोई महामारी आएगी उसकी फिर वैक्सीन आएगी किस तरीके की। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से षड्यंत्र खुल करके सामने आ रहे हैं, उससे ये बात समझ में आ रही है कि इस वैक्सीन के पीछे भी कोई ना कोई बड़ा घपला घोटाला था और यहाँ के लोगों को गिनी पिग बना करके छोड़ दिया गया। संयुक्ता जी देखने की बात यह है कि पहले जो फेज था कोविड का, उसके बाद ये वैक्सीन आ गई थी, उसके बाद जो दूसरा चरण आया कोविड का, उसमें ज़बरदस्त तरीके से मौतें हुई हैं।
जो WHO है उसका कहना यह है कि इस दौरान जो है लगभग 47 लाख मौतें भारत में जो है वो कोविड के चलते हुई हैं। अब ये बड़ा सोचने वाली बात है कि अगर पहले दौर की वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद दूसरे दौर में इस तरीके की घटनाएं क्यों हुई, इतने ज़्यादा क्यों हुआ? तो क्या इस वैक्सीन का भी दूसरे चरण का कोविड फैलाने में कोई योगदान था? इस पर दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारे संदेह व्यक्त किए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो था कहा जाता था वैक्सीन जो है एकदम शुद्ध है, एकदम बिल्कुल पवित्र गाय है, बीजेपी के तरीके से। जिस तरीके से बीजेपी पवित्र गाय है उसी तरीके से वैक्सीन भी पवित्र गाय है। तो ये सारे मसले एकदम से निकल करके चुनाव के बीच में जिस तरीके से आ रहे हैं, ये बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को बहुत घेरने वाले हैं और इस पर बीजेपी का कोई जो है बचाव सूझ नहीं रहा है बीजेपी को। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड ने जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला खुला, ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी ने जाकर के सब कुछ बताया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और किस तरीके से ईवीएम जो फुल प्रूफ नहीं है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़े कि ईवीएम की किस तरीके से सुरक्षा करनी है। हालांकि वो पूरी तरीके से अभी भी उसकी सुरक्षा की मामला नहीं है, लेकिन देने पड़े, कुछ ना कुछ जो है करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अब बीजेपी के जाके उल्टा असर करती हुई दिखाई पड़ रही है संगीता जी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बीजेपी की 10 साल की, मोदी के शासन की 10 साल की जो नाकामियां हैं, बहुत सारे षड्यंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जनता के लिए जानलेवा साबित हुई, वो अब बीजेपी के लिए सत्ता लेवा साबित हो सकती हैं, ऐसा नजर आ रहा है। और इस समय आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है वायनाड का, जहां से राहुल गांधी ने पर्चा भरा था और उस समय प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। और अब हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस के होने वाले बड़े ऐलान की, और ये ऐलान आज हो सकता है। और खबर यह है कि कल राहुल गांधी अमेठी से अपना पर्चा भर सकते हैं और हो सकता है प्रियंका गांधी रायबरेली से अपना पर्चा भरें। आज दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी आज कर्नाटक में है, प्रियंका गांधी आज मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश में है, और वहां दोनों जगह उन लोग रैलियां कर रहे हैं। लेकिन कल राहुल गांधी की भी अलग पुणे में रैली है, प्रियंका गांधी की भी कल गुजरात में और फिर यूपी में रैली बताई जा रही है। लेकिन ये तो कल का कार्यक्रम है। अभी जो लग रहा है कि कल कोई बड़ा कदम उठा सकती है कांग्रेस, आज कोई बड़ा कदम उठा सकती है और कल हम एक बड़ी हलचल देखेंगे अमेठी और रायबरेली में। वहां पर कल राहुल गांधी वहां से अपना पर्चा भर सकते हैं क्योंकि उनके वकील वहां पहुंच चुके हैं। वहां पर पूरी तैयारियां हो रही हैं। अगर बुशरा हमारे साथ जुड़ी हैं तो बुशरा, आप अगर वो जुड़ी हैं तो प्लीज उनको स्क्रीन पर ले आए, अगर बुशरा सुन सकती हैं हमको तो। अच्छा, बुशरा जी डिस्कनेक्ट हो चुकी है जी। तो अमलेंदु जी, आपसे हम एक मेनका गांधी का एक वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पे एक तरह से तंज कसा है कि उन्होंने अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं हैं। उस वीडियो को देखते हैं, फिर मैं अपना सवाल आपसे रखती हूँ। To say how confident you are about this election, ma'am. Well, it's always a competition. I think we will win, but let's see. मैम, इस बार कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछली बार 15,000 के आसपास आपके जीत का आंकड़ा था। 14,000। इस दफा चुनौती कम है। मैम, अमेठी और रायबरेली की सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या लगता है अमेठी पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए? 2 ही दिन रह गए नॉमिनेशन के, कब पत्ता खोलेंगे मुझे नहीं मालूम। थैंक यू सो मच मैम। मेनका गांधी को हंसी आ रही इस सवाल पर क्योंकि 2 दिन रह गए और उन्हें नहीं पता कि वो अपने पत्ते कब खोलेंगे। लेकिन क्या मेनका गांधी के जहन में ये सवाल नहीं उठ रहा होगा कि रायबरेली से आखिर कब उनके पत्ते खुलेंगे बीजेपी के? क्योंकि बीजेपी ने भी अभी तक अपना वहां पर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। और खबरें अगर आ रही हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमलेंदु जी, ये जो 5 सालों का एक गैप हुआ अमेठी के लिए, जहां से राहुल गांधी अमेठी से बतौर सांसद नहीं रहे, स्मृति ईरानी वहां का प्रतिनिधित्व करती रही, और हम देख रहे हैं लगातार जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां के लोग बहुत दुखी हैं। इन दुखी लोगों में युवा भी होंगे। आज युवाओं का एक यूनिवर्सिटी का एक जो हमने यहाँ पर दिल्ली में नजारा देखा कि किस तरह से उनको ले जाया गया और कांग्रेस मुख्यालय के सामने, और वो तख्तियां लिए खड़े थे बच्चे, लेकिन उनको नहीं मालूम था तख्तियों में लिखा क्या है, उनको पढ़ना नहीं आ रहा था, उनको उसके मायने नहीं पता थे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो किन मुद्दों के लिए वहां पर आए हैं विरोध प्रदर्शन करने। लेकिन अमेठी में क्या युवा जो है इसी तरह से नाराज आपको लगता है? क्योंकि एक पूरे देश में एक तबका वो है जो खाया पिया अघाया वर्ग है युवाओं का, जिनके माँ बाप, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। और उसकी एक बानगी आज दिख गई
इस विरोध प्रदर्शन में, जब युवाओं को यही नहीं पता था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा क्या है और विरोध किस बात का कर रहे हैं। बस इतनी बात समझ में आई कि बीजेपी ने कहा है कि वहां जाकर विरोध करना है, हम बीजेपी के लिए खड़े हैं, ये पता है, क्यों खड़े हैं नहीं पता। लेकिन क्या आपको लगता है कि गांव कस्बों में भी हालात ऐसे होंगे, क्योंकि वहां के बच्चे जमीनी हकीकत से रूबरू रहते हैं, उन्हें पता होता है कि जमीन पर क्या चल रहा है, उनकी अपनी दिक्कतें क्या हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेठी का युवा इस बार किसके साथ जाएगा? देखिए समिता जी, जो मुझको लग रहा है और जिस तरीके से बुशरा जी की वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे साफ लग रहा है कि अमेठी का युवा अब कांग्रेस के साथ में है और उसको समझ में आ गया है कि पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से युवाओं का नुकसान किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले बुशरा एक सज्जन से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मैं पूर्व अंधभक्त हूँ और 2014-2019 में मैंने जो था वो बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब समझ में आ गया कि किस तरीके से बीजेपी ने युवाओं को छला है और किस तरीके से रोजी रोटी रोजगार के मसले पे बीजेपी ने युवाओं के साथ छल किया है। कुल मिला के समिता जी, वो जो जिस यूनिवर्सिटी का गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसका जो छात्रों का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, समझा जा सकता है कि वो उसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी को शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन उसका है। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर के चर्चाएं होती हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कमाल दिखाती है वो वहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की चिंताएँ दूसरी हो सकती हैं, लेकिन देश के युवाओं की चिंताएँ दूसरी हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या कोई भी निजी यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ने वाले छात्र जो हैं वो जाहिर सी बात है कि साधन संपन्न घरों से हैं, तो उनके सामने उसका रोज़गार का संकट नहीं है, ना ये संकट है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश को नौकरी करनी भी नहीं है, अपने अपने व्यापार होंगे वो सब उनको करने हैं, जिस तरीके से बड़े घरों के लोग बच्चे होंगे सब जा करके। लेकिन जिस तरीके से जो छोटे शहरों के लोग हैं या कस्बों के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट है। जिस तरीके से मैं देख रहा था एक वीडियो मेरठ का वायरल हो रहा था उसमें, और वो एक मेजर हैं, रिटायर्ड मेजर, वो कह रहे हैं कि हाँ हमें राष्ट्रवाद समझ में आ गया, क्योंकि बाप जो है वो फौज में है और बेटा रिटायर होकर के घर पे आ गया, तो ये हमको राष्ट्रवाद समझ में आ गया कि इनका राष्ट्रवाद क्या है, किस तरीके का है। तो इस तरीके मतलब ये बातें अब लोगों की समझ में आने लगी कि इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से इस देश की जनता के खिलाफ है, उस देश के खिलाफ है। यानी भाजपा का राष्ट्रवाद जो है वो भारत का शत्रु हो गया है, इंडिया का शत्रु हो गया है। ये बातें लोगों की समझ में आने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की पॉलिसीज रोजगार को लेकर के रही, बीजेपी की पॉलिसीज जिस तरीके से महंगाई को लेकर के रही, बीजेपी की पॉलिसीज जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के रही है, वो समझ में आ गया है कि इनका ये फर्जी राष्ट्रवाद जो है ये भारत का शत्रु हो गया है। निश्चित तौर पे ये बातें लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, और ये बात छोटे कस्बों में, छोटी जगहों पे अच्छे तरीके से पहुंच रही है समिता जी। और बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं, उनको जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो अपने लपेटे में ले सकती है, लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी की पोल खुलना शुरू हो गया है। मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूँ कि जिसमें देहात के युवा जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो वो काम करती है, और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी किस तरीके से हवा निकल चुकी है। तो कुल मिला के समिता जी ये कि चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हवा निकल चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ चुकी हैं, ये साफ लगने लगा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा हताशा से भरे हुए हैं। 10 सालों में पिछले में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी चुनाव से पहले, वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के पास और बीजेपी के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने इस देश के हित में क्या काम किए हैं। जो भी काम किए हैं वो खास 2 पूंजीपतियों के हित में काम किए गए। जो कानून तोड़े गए और जो कानून नए बनाए गए वो उन पूंजीपतियों के हित में बनाए गए हैं। ये बातें अब जनता की अच्छे तरीके से समझ में आने लगी हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अच्छे तरीके से समझने लगी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियाँ बनाती है, और इनकी सारी नीतियाँ जो है वो कुछ कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है। तो इसीलिए अब जो कुल मिलाकर के समिता जी जिस तरीके से कहा जाए, युवाओं के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश है, और हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है वो साफ देखने को मिल रहा है कि युवा जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, और उनके अंदर जो गुस्सा है वो बीजेपी के खिलाफ मशीनों में जाकर के निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है समिता जी। बिल्कुल, देश का युवा जो है वो इस समय प्रधानमंत्री से नाराज है, क्योंकि युवाओं को न नौकरी मिली, ना उन्हें जो भी वादे किए थे प्रधानमंत्री ने, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे हर साल, वो नहीं मिले। तो 2014 से लेकर 2024 तक जो नौकरी का उनका पीरियड था उसका एक लंबा समय जो है वो निकल गया। और अब राहुल गांधी ने न्याय पत्र में ये घोषणा की है, उन्होंने ये बताया है कि कैसे वो युवाओं को
अप्रेंटिसशिप देगी और किस तरह से उनको सरकारी नौकरी हो या चाहे प्राइवेट उसमें हो 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे और उनको किस तरह से ट्रेन किया जाएगा नौकरी करने के लिए। तो युवाओं के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसका एक बड़ा असर हो सकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी निकाली थी तो वो इलाहाबाद जब पहुंचे थे तब उन्होंने नौकरी में जो पेपर लीक होते हैं इसको लेकर भी बात की थी और तब युवाओं का बड़ा वर्ग जो है उनके साथ आता दिखा था और यही सारी बातें अब बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। इसलिए मोदी जो है लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैलाए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने इस झूठ का एक और पर्दाफाश किया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी के ऊपर कैसे हार की हताशा जो है वो छाई जा रही है। उस ट्वीट को हम देख लेते हैं एक बार। मेरा ख्याल स्क्रीन पे अभी वो ट्वीट नहीं आ पा रहा। जी आइए। निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीन कर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अदानियों की नहीं हिंदुस्तानियों की होगी। बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ कह दी कि हमारी सरकार अदानियों की नहीं हिंदुस्तानियों की होगी और उन्होंने एक झटके में, जिसको बोलते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो एक झटके में राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी किस तरह से झूठ फैला रहे हैं। पहले मंगलसूत्र, उसके पहले मुस्लिम लीग और अब जो है उन्होंने ये बोल दिया कि भैंस, अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस जो है कांग्रेस छीन लेगी। यानी इस लेवल तक मोदी गिर गए हैं। उनके गिरने के रोज नए नए नमूने सामने आते जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी गरिमा बनाए रखते हुए बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं। इसी जवाब का एक नमूना इस ट्वीट में हमको दिखा और इस समय स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं राहुल गांधी जिस तरह से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, हो सकता है कल यही तस्वीर अमरेंदु जी हम लोगों को अमेठी से देखने मिले। अमेठी में कल क्या माहौल रहेगा इसको लेकर अभी से काफी गहमा गहमी बन गई है। कांग्रेस को तो इंतजार है ही कि कब उनके मुखिया यानी मल्लिकार्जुन खड़गे कब इस बात की घोषणा करेंगे कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे प्रत्याशी हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ये घोषणा करेंगे, ये तय मानिए कि कांग्रेस में एक खुशी का माहौल तो बनेगा ही, अमेठी और रायबरेली में भी धूम मच जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, क्या इस धूम के बाद बीजेपी रायबरेली से अपना कैंडिडेट किस तरह से तय करेगी? आपको क्या लगता है, जो भी विश्लेषण आप कर पा रहे हैं? अमेठी से तो स्मृति ईरानी हैं और ये दिख रहा है कि अब इस बार उनकी हार लगभग तय नजर आ रही है, क्योंकि वो तो नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन रायबरेली में जहां बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया है, क्या इसीलिए कि वो अभी से वहां अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है? अमलेंदु जी। बिल्कुल सर मित्रा जी, बीजेपी पिछड़ा हुआ महसूस कर रही है और दूसरा उसको अपना वहाँ कैंडिडेट जो है वो चुनने में दिक्कत भी आ रही है। अब एक तो ये है कि वहाँ दोनों अमेठी और रायबरेली ये तो गांधी परिवार की सीट है। अब बीजेपी वहाँ किसको उतारती है तो उसके सामने संकट ये भी होगा कि क्या वो वहाँ से किसी स्थानीय व्यक्ति को उतारती है या कोई बाहर से लेकर के आती है। अगर वो बाहर से लेकर के आती है, जिन नामों की चर्चा चल रही है उनको लेकर के आती है, तो ये हो जाएगा कि ये बाहर से आए हुए लोगों को पहली नज़र में ही वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा ये कि जो बहुत से लोग पहले गांधी परिवार के साथ हुआ करते थे, उनमें से कई जो बाहुबली लोग हैं वो एक तरीके से बीजेपी के साथ चले गए हैं इस समय। तो लेकिन उनका जनता पे असर उस तरीके का नहीं है और वो अंदर अंदर भी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो बाहुबली भी। तो जिनको समझा जाता था कि ये कांग्रेस नज़दीकी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। तो बीजेपी के सामने असल में अब दोनों जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पिछली बार भी स्मृति ईरानी जिस तरीके से जीती थी, वो हम लोग चूँकि टीवी पे बैठ कर के सामने उस बातें कह नहीं सकते, क्योंकि उन बातों के कोई साक्ष्य नहीं होते हैं, लेकिन जो बातें आम जनता के बीच में हैं वो अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पैसा खर्च किया गया था और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की गई थी। उसके बाद वो अमेठी में जीती थी 2019 में। लेकिन अब परिस्थितियां एकदम से बदली हुई हैं, तो अब रायबरेली भी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। चूँकि अमेठी तो उसको लग रहा है कि वो बुरी तरीके से हार गए,
रायबरेली भी बुरी तरीके से हारेंगे, ये भी उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चूँकि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है वहाँ के मतदाताओं को, और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से वो छोड़ा है, कहा कि आपने मेरे परिवार को साथ दिया, और ये बिल्कुल बात सही है कि वो लगातार गांधी परिवार के पास वो सीट रही है। फिरोज गांधी वहाँ से सांसद हुआ करते थे, शीला कौल वहाँ से हुआ करती थी, इंदिरा गांधी हुई, फिर सोनिया गांधी हुई। तो ये मतलब गांधी परिवार की सीट रही है। बीच में एक सतीश शर्मा को छोड़ दिया जाए तो सतीश शर्मा भी उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मतलब परिवार के सदस्य सतीश शर्मा हुआ करते थे। हालांकि बीच में राजनायन जो थे वो इंदिरा गांधी को हरा करके भी चुनाव जीते थे जनता पार्टी से, वो एक अलग का मसला हो जाता है। लेकिन वो सीट गांधी परिवार की पारिवारिक जो है वो सीट एक तरीके से है। तो वहाँ परिवार के सामने किस तरीके से लेकर के आते हैं। चर्चा बीच में ये थी कि वरुण गांधी के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वरुण गांधी वहाँ से चुनाव लड़ लें, लेकिन वरुण गांधी ने जो था वो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेनका गांधी की राजनीति दूसरी तरीके की है, लेकिन वरुण गांधी जो है बेटे तो मेनका गांधी के हैं, लेकिन बेटे वो संजय गांधी के भी हैं। बीजेपी इस बात को अच्छे तरीके से मतलब इस तरीके से भूल गई कि वरुण गांधी जो है वो संजय गांधी के बेटे भी हैं, और संजय गांधी जो थे वो बीजेपी के लिए सिरदर्द एक तरीके से हुआ करते थे, और मतलब आरएसएस के लिए सिरदर्द हुआ करते थे। उस समय तक बीजेपी बनी नहीं थी, लेकिन जनसंघ था तो उसके लिए सिरदर्द जो थे वो हुआ करते थे, और इनकी पिटाई जो थे इनकी शाखाओं में जाकर के संजय गांधी किया करते थे। ये सारी चीज़ें हैं जनता के बीच में। तो उन संजय गांधी के बेटे जो है वो अपने परिवार के खिलाफ इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते कि बीजेपी जो है उसको किसी तरीके से मुद्दा बनाए। अब बाकी अब देखना ये है कि किसको तैयार किया है, किसको तैयार नहीं किया है, किस तरीके से सांप्रदायिक रंग मोदी जी वहाँ देना चाहते हैं, चुनाव को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से मोदी जी बोले हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और मुसलमान और जो सारी बातें करके कही हैं, वो साफ तरीके से समझा सकता है कि वो मोदी जी धीरे धीरे अपनी पिच पे अब लौट रहे हैं, और उनको समझ में आ गया है कि अब वो विकास की बातें और सारी बातें नहीं चल रही हैं, चूँकि जनता अब सवाल पूछ रही है। लेकिन ये उनका सांप्रदायिक एजेंडा है शर्मिष्ठा जी, वो भी अब जो है वो नहीं चल पा रहा है एक तरीके से। उस सांप्रदायिक एजेंडे पर भी जनता लौट के नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ भी कोई बीजेपी का नेता जाकर के बात करने लगता है कि हिंदू मुसलमान की, लोग तुरंत उसको जो पूछने लगते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ 10 साल में तुमने किया क्या है जिन वादों के आधार पे आए थे। क्योंकि जब आप आए थे तब विकास की बात करके आए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात आप करके आए थे, महंगाई कम करने की बात करके आए थे, महिला सुरक्षा की बात करके आए थे, किसानों की एमएसपी दोगुनी करने की बात करके आए थे। इन सारे मसलों पे आपने क्या किया है, जरा हमको ये बता दीजिए। वो 100 स्मार्ट सिटी में से कितने स्मार्ट सिटी बन गए ये बता दीजिए। तो ये सवाल जो है वो उसके जवाब किसी को बन नहीं पाते हैं। तो ये समस्या जो है बीजेपी के सामने है। दूसरा, प्रधानमंत्री के झूठ जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो बड़े जो प्रधानमंत्री उपहास का पात्र एक तरीके से बनते जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ने कहीं कह दिया कि कांग्रेस 272 सीटों पर लड़ ही नहीं रही है, तो कहाँ से सरकार बनाएगी। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 326 सीटें तो हम घोषित कर चुके अब तक। मोदी लगता है आप भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जगह जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी आने लग गई है। एक मित्र कोई है उस पर ट्विटर पे, वो कह रहे हैं कि भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अच्छा हुआ मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, वरना लोग कहते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, अच्छा हुआ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। तो अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पर्याय बन गई है। ये जो है कल से शुरू हो गया है, और ये कहा जाने लगा कि मोदी जी की भी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है वो भी लगता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी होगी कुल मिलाकर के। तो मोदी जी जिस तरीके से उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं, मोदी जी की शिक्षा जिस तरीके से सामने चली आती जा रही है, कितना पढ़े लिखे हैं मोदी जी, कितने विद्वान व्यक्ति हैं, सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो मोदी जी जो है, एक दूसरी बीजेपी की परेशानी ये है कि कुल मिलाकर के उनका सारा चुनाव जो है वो एक तरीके से मोदी जी पे ही केंद्रित है। मोदी जी ही उनके अकेले स्टार प्रचारक हैं। चुनाव भी इतना लंबा इसीलिए करवाया गया था कि मोदी जी हर चुनाव क्षेत्र में जाकर के एक बार पहुँच जाए। बरेली तो शर्मिष्ठा जी मोदी जी 2 बार पहुँचे, एक बार भमोरा एक जगह वहाँ उन्होंने जनसभा की, और अगले दिन वहाँ जाकर बरेली में रोड शो किया। यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी को 2 बार जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तगड़ी मोदी लहर इस समय चल रही है, और 2 महीने लंबा चुनाव जो कराया गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर शर्मिष्ठा जी जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं वो सामने ये है कि मोदी जी बहुत ढलान पे हैं, बीजेपी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि भाई ठीक है, मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी जी गारंटी जानेंगे, ये बीजेपी की कोई गारंटी नहीं। तो बीजेपी के ऊपर कोई नफा नुकसान बीजेपी का नहीं है। सरकार बने या ना बने, मोदी जी हारे चाहे जीते, मोदी जी हारेंगे जीतेंगे, बीजेपी नहीं हार जीत रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर शर्मिष्ठा जी आ रही है वो यही आ रही है कि हम लोगों ने जिसको ब्रेक किया कि अमेठी से राहुल गांधी का पर्चा खरीदा जा चुका है, कल वो अपना नामांकन करेंगे। प्रियंका गांधी भी कल लखनऊ पहुंच रही हैं, 9 बजे की फ्लाइट है उनकी, ये बताया जा रहा है। हो सकता है कि उनके नाम की भी घोषणा हो जाए, अभी तक घोषणा नहीं हुई आधिकारिक तौर पे, लेकिन आज शाम तक निश्चित तौर पे कांग्रेस जो अमेठी और रायबरेली को लेकर के कोई घोषणा कर सकती है। समिति बिल्कुल, आज तो घोषणा होनी ही है, क्योंकि कल पर्चा भरना है, और मेरा ख्याल है कल सुबह तक का कांग्रेस इंतजार नहीं करेगी। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे इस सस्पेंस को खत्म कर देंगे और बता देंगे कि अमेठी से राहुल गांधी
कल पर्चा भरने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नाम का पर्चा खरीदा जा चुका है। प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की खबर है और जिस तरह से वहां अभी से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो लोगों से बढ़कर गवाही कोई नहीं देता, लोगों से बढ़कर किसी से पता नहीं चल सकता कि देश में इस समय माहौल कैसा है। और कम से कम अमेठी का माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि अमेठी इस समय पूरी तरह से राहुलमय हो गया है। और आज द्रौपदी मुर्मू, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी पहुंची, ये उनकी तस्वीरें आई, तो उससे भी जाहिर हो रहा है कि मोदी को जब राम मंदिर का कोई माइलेज नहीं मिलता दिखा, और जबकि उन पर उल्टे ये सवाल उठ गए कि आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं आमंत्रित किया, तो आज राष्ट्रपति महोदया भी पूजा करने पहुंच गई। तो ये सब सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी है। और कल अमेठी और रायबरेली पर जब अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरेंगे, तो ये बिल्कुल तय है कि बीजेपी की हालत और खराब हो जाएगी। अमेठी में पिछले बार 2019 में राहुल गांधी नहीं चुने गए थे, ये वैसा ही था जैसे इंदिरा गांधी को एक बार हार मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली का नाम जो है वो गांधी परिवार के कारण ही जाना जाता रहा है देश की राजनीति में। दोनों सीटें हाई प्रोफाइल इसी वजह से बनी हुई हैं। एक आध बार की हार से कोई ये मुगालता न पाल ले कि अब गांधी परिवार वहां से बाहर हो गया है, ये हो ही नहीं सकता है। गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली में बिल्कुल दूध मिश्री की तरह घुला मिला दिख रहा है, और ये कल जाहिर हो जाएगा जब इस रिश्ते की मिठास कल और सामने आ जाएगी, जब अमेठी से राहुल गांधी पर्चा भरेंगे और संभवतः प्रियंका गांधी रायबरेली से पर्चा भरेंगी। तो कल क्या होगा इसका खुलासा आज शाम तक भी हो जाएगा, कल की तस्वीर सामने आ जाएगी, तब फिर इस मसले पर हम और चर्चा करेंगे। उसके बाद बीजेपी की जिस तरह से प्रतिक्रिया आएगी, या बीजेपी रायबरेली पर अपना प्रत्याशी कैसे उतारेगी, या अमेठी से राहुल गांधी जब पर्चा भरेंगे और उसके बाद स्मृति ईरानी का देखना होगा कि कोई ट्वीट आता है कि नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत बार ये बातें बोली कि आएंगे तो ना, डरेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं। इस नाटकीय अंदाज में स्मृति ईरानी बातें करती रही हैं। अब देखना होगा कि कल उनका कौन सा अंदाज दिखेगा। तो इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करते रहेंगे खरी खरी, और आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंदु जी आपका जो आप इस चर्चा से जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को ध्यान से देखा। आगे भी आप देखते रहिए, क्योंकि बुशरा जी डीवी लाइव की ओर से अमेठी से लगातार लाइव रिपोर्टिंग दे रही हैं। बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें आपको डीवी लाइव पर देखने मिलेंगी। जुड़े रहिए डीवी लाइव से, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।